नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हमने देखा 3 दिन की जो गिरावट का सिलसिला था वो थमता हुआ दिखा है। कल के बाजार में वापस खरीदारी लौटती हुई दिखी है, रिकवरी हुई बाजार में और इनफैक्ट हरे निशान के साथ बाजार की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। इस रिकवरी के क्या मायने हैं और आज जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, क्या ये तेजी या ये हरा निशान है आज भी मार्केट्स में बरकरार रहेगा? इस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई से आज हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हो रहे हैं। डॉक्टर रवि सर, बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं तो कहूँगा सर, आप मुंबई रहिए। अगर बाजार में तेज़ी आने के लिए आपका मुंबई होना ज़रूरी है तो आप मुंबई में रहिए सर। देखिए, खरीदना इंपॉर्टेंट है और खरीदने के लिए ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा होता है। रेड कलर में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है और मार्केट ने आज जो है जिस तरीके से ग्रीन कलर दिखाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे यहाँ रहने से मार्केट अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहे, लोगों के पोर्टफोलियो चमकते रहे, तो मैं जरूर यहाँ पर मुंबई में रहना प्रेफर करूंगा। नहीं सर, रहने से नहीं, सिर्फ होने तक ही रखिए। आप वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकिए और फिर वापस आ जाइए अपना काम निपटा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका महीना इन पर। पहले ज़रा कल का जो बाजार है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। किस तरह की क्लोजिंग कल के सेशन में देखने को मिली थी, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा मार्केट्स में फिर से कमजोरी के साथ जो 3 दिन से कारोबार हो रहा था, वो जो गिरावट है वो 3 दिन का जो एक गिरावट का फेज था वो थमता हुआ दिखा है। बाजार 3 दिन की गिरावट से उभरता हुआ दिखा है और जो गिरावट है वो खरीदारी में या फिर रिकवरी में बदलती हुई दिखी और रिकवरी भी बेहद शानदार थी। 300 अंकों से ज्यादा निफ्टी चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 900 अंक की तेजी के साथ और करीब पौने 400 अंक की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली। इंट्राडे में आप देखेंगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 24,350 का जो लेवल है उसको भी छू लिया था। सेंसेक्स में 79,600 का जो लेवल है वो भी दिन के दौरान पार होता हुआ दिखा था हमें। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो 50,000 के दर्शन फिर से हुए हैं और वो क्लोजिंग बेसिस पे भी बैंक निफ्टी 50,000 का जो लेवल है वो 2 दिन के बाद फिर से हासिल करने में कामयाब होता हुआ दिखा है। आज सर निफ्टी की वीकली क्लोजिंग भी है, वीकली एक्सपायरी भी है। वायदा बाजार में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। कल हमने बैंक निफ्टी में एक्शन देख लिया, 50,000 के ऊपर बंद हो गया। अब ये जो बैंक निफ्टी की आज जो वीकली एक्सपायरी है उसकी कैसे अब रणनीति बनानी चाहिए? जो 3 दिन की हम गिरावट से निकल के सामने आए हैं या फिर जो रिकवरी हुई है आज भी टिकाऊ रहेगी, जारी रहेगी? आप भी मुंबई में हैं तो इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और मैं कहता हूं कि एक्सपायरी के ट्रेड को स्पेशल बनाने के लिए आज कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ में निफ्टी की शेयर कर रहा हूं, जिसको कि आप लोग यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। देखिए, पहले तो समझे कि निफ्टी क्लोज हुई है 24,297 यानी 24,300 के पास। अब सबसे पहला है कि मार्केट ओपन कहां पर होगा, क्या लेवल्स होंगे, उन लेवल्स को एक बार देखते हैं। तो अगर निफ्टी 24,320 के ऊपर ओपन हो जाता है या ट्रेड होना शुरू होता है तो बाय करके चलिएगा, सब कुछ छोड़ दीजिएगा। पहला ट्रेड बाय की साइड पे जाएगा, टारगेट होगा 24,380 का। अब इसी के अगेंस्ट में मैं जाता हूं कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता, मार्केट यूएस के का इम्पैक्ट रहता है और थोड़ा सा दुविधा में ट्रेडर रहते हैं, तो डाउन साइड पे अगर जाता है तो 24,280, जो अभी 24,297 देख रहे हैं, इसके 280 के नीचे अगर ओपनिंग आती है तो यहां पर आपको फ्यूचर पे सेल करके चलना है। और लेवल्स कितने आएंगे? 24,220 और 24,200, उससे नीचे नहीं है मार्केट। यहां पर अब उससे ज्यादा आपको वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। अगर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिए, सामने नोट पैड लगा लीजिए। पहला, अगर 24 फर्स्ट हाफ में यानी कि पहले हाफ में अगर मार्केट तेज रही तो 2 बजे के बाद रिवर्सल आएगा। अगर मार्केट मंदी रही तो भी 2 बजे के बाद रिवर्सल आने के चांसेस यहां पर बढ़ जाएंगे। अब एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड की बात करते हैं। पहला, एक 8 अगस्त की एक्सपायरी है, उसके ट्रेड की तरफ जाते हैं। तो 24,250 का कॉल चल रहा है 130 और 140 के बीच में। कहां पर बाय करना है? अगर ये 24,140 से ऊपर खुलता है यानी कि 150 52 रुपए खुलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस 20 रुपए का डालिएगा, टारगेट रखिएगा 180 रुपए का, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब अगर 24,280 के नीचे मार्केट खुलता है तो आपको क्या करना है? यहां पर
24,350 की पुट जो कि चल रही है 90 से 92 रुपए के पास, इसको बाय कर लीजिएगा। टारगेट रखिएगा 120 का, स्टॉप लॉस रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का। तो ये पहला ट्रेड फ्यूचर की साइड से, दूसरा ट्रेड ऑप्शन की साइड से। अब आ जाते हैं हीरो जीरो स्ट्रैटेजी। हीरो जीरो का मतलब क्या है कि ऐसा ऑप्शन जिसे आप बाय करें, या तो वो जीरो हो जाए और या फिर वो आपको बढ़िया प्रॉफिट दे जाए। क्या करना है आपको यहां पर, एक थोड़ा सा रिस्क वाला ट्रेड है लेकिन रिस्क भी काफी कम है। पहला, इस समय के हिसाब से यहां पर आपको कॉल साइड से ही आपको एक्टिव होना है। और किस पे एक्टिव होना है? 24,450 के कॉल की तरफ। जब ये 8 से 10 रुपए हो जाएगा, अभी चल रहा है 30 से 40 रुपए के बीच में, जब ये 8 से 10 रुपए रहे और 2 बजे का टाइम हो, फिर से नोट कर लीजिए, तो 10 रुपए के पास रहे और 2 बजे का टाइम हो, तो इसको बाय कर लीजिएगा, ये आपको हीरो बना देगा। और अगर आपके नहीं रहता, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे साइड पे कि कॉल और पुट की साइड पे जो लोग बाय करके चलते हैं। थोड़ी स्ट्रैटेजीज ज्यादा है, आपको पेन पेपर करके नोट करना है, क्योंकि आपको जो मैं बता रहा हूं इससे आप कहीं ना कहीं मार्केट पे बने रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके फेवर में रहेगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा, 24,250 का कॉल और पुट। इस समय दोनों के पेयर को देखें तो एक चल रहा है 140 रुपए और एक पुट चल रही है 50 रुपए। वेट करिए, फर्स्ट हाफ वेट करना है कितने बजे तक? 10:30, 11, 12, 11 बजे तक। 11:30 के बाद इसका टोटल करिएगा। इसका टोटल अगर 80 रुपए के पास होगा, जो अभी 180 रुपए है, वो सिर्फ 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में बचेगा। तो कॉल और पुट दोनों आपको बाय कर लेनी है और छोड़ देना है 2 बजे तक के लिए। और 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, चाहे लॉस बुक कर दीजिएगा। लॉस तो होगा नहीं, उम्मीद है 10-20 रुपए का ही लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो आपको 60 से 70 रुपए मिल जाएंगे। तो ये ट्रेड है। बहुत ट्रेड हो गए ऑप्शंस के। ऑप्शन के ऊपर ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आपको मैंने ऑप्शन के दिन बताई है। इधर उधर यहां वहां इंस्टा रील टीवी चैनल छोड़ दीजिए, जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं इसके अलावा दूसरी कोई स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं है जो आपको प्रॉफिट करा सकती। चलिए सर, आपने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि बैंक निफ्टी की माफ़ कीजिए निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है वायदा बाजार की। तो जो स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई, पहले फ्यूचर से शुरुआत करता हूं। सर, मैंने पेन पेपर तो नहीं, आपने स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप के ऊपर ज़रूर नोट करी है। अगर मैं गलत हूँ मुझे रोक दीजिएगा या गूगल है, आपको जल्दी याद हो जाता है, ये मैंने खास बात देखी है। नहीं, याद नहीं सर, मैंने नोट कर लिया है, इसीलिए मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करके आपको मैच करने की कोशिश करी है। आपने बोला है कि अगर 24,320 के ऊपर ओपन होता है मार्केट, या उसके ऊपर जब भी जाता है, तो फिर आप उसमें खरीदारी करें। फिर टारगेट होगा 24,380 का। नीचे में 24,280, इसके नीचे अगर खुलता है या उसके नीचे के लेवल आते हैं तो ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, 24,200 तक की ही डाउनसाइड है। 24,220 और 24,200 ये टारगेट प्राइस हैं। और 2 बजे के बाद रिवर्सल आएगा मार्केट में, आप कह रहे हैं। चाहे बाजार ऊपर खुलेगा, पहले हाफ में मजबूत होगा तो बाद में नीचे आ जाएगा। अगर नीचे रहा पहले हाफ में तो फिर बाद में सेकंड हाफ में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कॉल साइड में आपने कहा 24,250 का कॉल खरीदिए, 130-140 की रेंज में है। 150-52 के आसपास आप इसे खरीदते हैं, 20 रुपये का स्टॉप लॉस डाल लें। ऊपर में 180 तक के लेवल्स आ जाएंगे। और 24,280 के नीचे आपको 24,350 का पुट लेना है, जो कि 90-92 रुपये के आसपास है। 120 रुपये इसका टारगेट है और स्टॉप लॉस आपका इस केस में होगा 15 रुपये का। अब आपकी जो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी है वो भी बता देता हूं सर। 24,450 का जो कॉल है, आपने कहा 8 से 10 रुपये पर खरीदें और 2 बजे के आसपास इसमें आप खरीदारी करें। और दूसरी जो स्ट्रैटेजी आपने बताई है, ये जो स्ट्रैटेजी आपने पहले बताई, इसमें आप कह रहे हैं कि हीरो बन जाएंगे। अगर आप 24,450 का कॉल आपको 8 से 10 रुपये का 2 बजे मिलता है तो ही लेना है। अगर ये मिल गया आपको इस लेवल पे तो आपको हीरो बना देगा। और दूसरी जो स्ट्रैटेजी आपने बताई है वो दोनों हैं, उसमें कॉल और पुट। 24,250 का कॉल और पुट, जो कि 140 और 50 रिस्पेक्टिवली ये दोनों प्राइजेस हैं। और इसको आप वेट करें 11:30 के आसपास। ये जो 180-190 रुपये का कॉम्बिनेशन है, अगर ये आपको 80 से 100 रुपये के आसपास मिल जाता है दोनों का जोड़ मिला के, तो आपको इसमें खरीदारी करके चलना है। 11:30 के आसपास अगर आपको ये मिल गया और 2 बजे तक आपने होल्ड कर लिया जिन लेवल्स की आपको बात की गई है, तो आराम से आपको 60-70 रुपये के आसपास का मुनाफा मिलता हुआ दिखेगा। सही बोला सर सब कुछ? सर, मैं भी ये डाउट पे आ गया कि मैंने इतना जो बोला है उसको आप इतना एक्यूरेट कैसे बोल सकते हैं। ये संदीप जी आपसे क्वालिटी सीखनी पड़ेगी। बट मैं आपको फॉलो करता हूँ इस चीज के लिए, सल्यूट भी करता हूँ। बिकॉज जो आपने बताया है, मैं 99% श्योर हूं कि जो लोग देख भी रहे हैं इस प्रोग्राम को, एक बार रिपीट करके लिखने की भी कोशिश करेंगे तो 4 बार सुनेंगे। तो हैट्स ऑफ टू यू।
सर आपसे ही सीख के, आपने बोला है पहले तो ही मैं इसको रिपीट कर पा रहा हूँ, और सब कुछ आपकी वजह से ही है, क्योंकि आप जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं हीरो जीरो स्ट्रैटेजी, हम तो कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप प्रिसाइसली टाइम के साथ साथ लेवल्स और किन लेवल्स पे आपको बाय करना, कहाँ पे एग्जिट करना है, हैट्स ऑफ सर आपको भी। जिस तरह से आपने स्पेशली जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स में देखने को मिलती है, उसको बीट करने के लिए, उसमें भी मुनाफा कमाने के लिए किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकता है वॉलेटिलिटी का, वो आपने बताया। बहुत ज़बरदस्त सर। बैंक निफ्टी की बात भी कर लेते हैं सर। बैंक निफ्टी में हमने देखा कमज़ोर कड़ी कहना चाहिए, 3 दिन से जो मार्केट्स में गिरावट हो रही थी उसमें अब जो रिकवरी हुई है उसमें 50,000 थैंकफुली जो कल की क्लोजिंग है वो 50,000 के ऊपर आती हुई दिखी है। कितनी इंपॉर्टेंट है सर ये, और दोनों ही तबके, अगर आप सरकारी बैंक देखें या प्राइवेट बैंक देखें, कल तो भले ही मजबूत बंद हुए लेकिन दोनों ही तबकों में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो पहले तो बताइए कि कितनी टिकाऊ है और अगले लेवल्स क्या हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, इसमें अगर जाते हैं तो मैं 14 अगस्त के ऑप्शंस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि वो एक्सपायरी यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट हो गई है। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी के एक बार को लेवल्स को देखें तो इसमें भी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। पहला कि या तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर थोड़ा चलना शुरू हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, और इसी वजह से बैंक निफ्टी में वो अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो निफ्टी की इतनी तेजी के बाद बैंक निफ्टी एटलीस्ट 800 पॉइंट यहाँ पर बढ़ना चाहिए था, जो कि थोड़ा अंडर वैल्यूड सॉरी है। तो इस समय अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-250, 50-250 कुछ ऐसा मैजिकल नंबर सब बन रहा है, राइम भी बन रहा है। तो मुझे लगता है 50-250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहां पर चलता है तो फिर वापस से बाय की साइड पे जाना चाहिए। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में खास तौर से जो अपवर्ड मोमेंटम है उसमें 50,500 से 50,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये छोटी तेजी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और करेक्शन की बात कर लें तो वैसे भी अगर यहां से 100, 125, 200 पॉइंट का करेक्शन हो जाए तो भी बाय करना है, इस करने से अवॉइड रखिएगा। अभी यहां पर बैंकिंग काउंटर में सेल का साइन नहीं दिखाई दे रहा। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए। यहां पर मैं थोड़ा महंगा लेता हूं लेकिन सेफ लेता हूं, बाय करके चलता हूं, सेल करने की कोशिश थोड़ी कम करता हूं। किसको लेना चाहिए? 14 अगस्त के ऑप्शन में अगर आप ध्यान दें तो 50-300 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 476 रुपए। पहले इसको नोट कर लीजिए, 50-300 का कॉल चल रहा है 476 रुपए। दूसरी साइड देखिए, 50-200 का पुट ऑप्शन चल रहा है 448 रुपए। इन दोनों प्रीमियम को नोट करके रख लीजिए। आपको कब इसमें चढ़ना है और कब उतरना है। जो भी प्रीमियम यहां पर अगर 476 देख रहे हैं, जैसे ये 500 के ऊपर चलता है, यानी कि 50-300 के कॉल का प्रीमियम 500 के ऊपर जाता है, तुरंत चढ़ जाइएगा। पहली सीढ़ी, पहला जो दरवाजा मिलेगा वो मिलेगा 580 का, दूसरा दरवाजा मिलेगा 650 रुपए का। वो आपको वहां पर करना है प्रॉफिट बुक और करना है बाय बाय बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन, और कुछ नहीं करना उसके बाद। दूसरी साइड अगर ये नहीं एक्टिवेट होता तो 50-200 का पुट जो कि 448-50 रुपए है, इसको देखते रहिएगा। जैसे ये 480 के ऊपर निकल जाए आपको यहां पे चढ़ जाना है सॉरी, और टारगेट रखना है इसका 480 के ऊपर से 550 और 600 रुपए का। स्टॉप लॉस कितना रखना है? सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 रुपए। ओके, तो ये जो आपने सर 50,300 का कॉल बताया जो कि 500 के ऊपर लेना है, 580 और 650 के टारगेट हैं, इसका स्टॉप लॉस भी बता दें एक बार। जी, जो दोनों साइड से मैंने बताया, जैसे स्टॉप लॉस अगर लेके चल रहे हैं, अगर मॉर्निंग सेशन है तो स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का, और अगर अगर मॉर्निंग सेशन है तो स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का, और अगर 12 बजे के बाद ये ट्रेड एक्टिवेट होते हैं तो स्टॉप लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए का। इन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, 150 रुपए का मुनाफा घर ले जाइए। उसके बाद बैंक निफ्टी ट्रेड मत करिएगा, फिर आ जाइएगा निफ्टी में खेलेंगे, हीरो जीरो उस पे विन करेंगे, उस पे जीतेंगे, बट बैंक निफ्टी को प्रॉफिट बुक करके थैंक यू कर। चलिए, तो 50-300 का कॉल 476 पे है, 500 पार होते ही आप खरीदे, 580 650 का आपका टारगेट होगा। 50 रुपये के आसपास का आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। 50 रुपये नीचे अगर आ जाए तो आप उसमें एग्जिट कर जाएं। और दूसरी तरफ 50-200 का जो पुट 448 पे चल रहा है, 480 के ऊपर ये जाए तो आपको उसको खरीदना है। 550 600 रुपये के टारगेट हैं, 35 से 40 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा। ये दोनों रणनीति आपको बता दी गई हैं, दोनों तरफ की ही आप चाहें तो मौके
देख सकते हैं बाजार में। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो हमने देखा कल सारे ही जो सेक्टर इंडेक्स है वो हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे। सबसे ज़्यादा तेजी हमने देखी सरकारी शेयरों में थी। पीएसयूज हम देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन से पिट रहे थे और पीएसयू इंडेक्स सबसे ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुआ। तेल गैस मेटल इंडेक्स इनमें 3.5 से 4.25% के गेंस से। हेल्थ केयर, फार्मा, मीडिया और कैपिटल गुड्स ये भी 2 से 3% तक चढ़कर बंद हुए। और निफ्टी के केवल 8 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान के साथ बंद हुए, बाकी 42 में हमने देखा तेजी देखने को मिली। ओएनजीसी, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, उसमें अदानी पोर्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं, निफ्टी के टॉप गेनर थे। और लूजर्स में इंडसइंड सबसे ऊपर था और आयशा मोटर्स और टेक महिंद्रा ये गिरने वाले शेयरों की सूची में शामिल थे। तो सर ये जो पीएसयू शेयरों में वापस से रिकवरी देखने को मिली है और उसके साथ साथ जो तेल गैस शेयरों में तेजी आई है, मुझे तेल गैस शेयरों का तो याद है आपने ओएनजीसी की बात भी करी है, गेल आप कई बार कह चुके हैं और 3-4 स्टॉक्स आपने पिछली बार जब आप जुड़े थे तो आपने कहा था मल्टी बैगर बनते हुए दिख सकते हैं जहाँ तक ऑयल एंड गैस स्पेस की बात है। तो ये कल भी आप देखें तो वही कुछ स्टॉक्स ही हैं, चाहे आप ऑल इंडिया देखिए, ओएनजीसी देखिए, कोल इंडिया देख लीजिए, बीएचईएल, आरईसी, पीएफसी यही चलते हुए नजर आए हैं। तो पीएसयूज और उसके साथ साथ तेल गैस शेयरों में अभी कहाँ खरीदारी करने के मौके बचे हैं? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपके लिए पीएसयूज का ऑप्शन में जो ऑयल और गैस की बात करी उसमें सबसे पहला ऑप्शन गेल का ही है। दूसरे स्टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे लगता है जो आपने अभी ओएनजीसी, एनटीपीसी की बात की वो यहाँ पर थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो एक सिर्फ मैंने अपनी बास्केट में एक नया स्टॉक जोड़ा है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और मुझे ऐसा लगता है ये 155 के लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएगा। तो हालांकि ये आपका जो सवाल है उससे अलग है, लेकिन मेरे एडिशन पे आया और शायद मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले भी मैंने अभी इसको देना शुरू किया है। लेकिन गेल, आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इनसे तो निकलना ही नहीं है। करेक्शन आ जाए तो कह दीजिए चलो दुख आ रहा है, थोड़े दिन और वेट करते हैं थोड़ा और एवरेज करने के लिए, और वापस से चढ़े रहिए, बने रहिए। ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे और उसमें अब शामिल हो रहा है जम्मू और कश्मीर बैंक। ठीक है, तो अब नया एडिशन हो गया पीएसयू शेयरों की सूची में। पिछली बार भी आपने 4 मल्टी बैगर स्टॉक्स बताए थे जिसमें गेल था, आईओसी था, ओएनजीसी था, एनटीपीसी वगैरह, और अब जेएनके बैंक जिसमें 155 रुपये के टारगेट दिए गए हैं, इसको भी आप चाहें तो अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। मेटल शेयरों में हमने देखा सर कल भी रिकवरी थी, परसों भी रिकवरी थी, कल फिर से एक बार खरीदारी का सेशन देखने को मिला। और हेल्थ केयर, फार्मा में भी जहाँ पे कुछ कंपनियों के नंबर्स भी आ रहे हैं उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, चाहे वो लुपिन हो, फोर्टिस हेल्थ केयर हो, इसके नंबर्स आए थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उस वजह से हमने हेल्थ केयर, फार्मा में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई देखी है। तो मेटल में हम मान के चलें सर कि जो मंदी का डर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब डिसाइसिव बाइंग आती हुई दिखेगी और ऐसा ही कुछ रुझान हेल्थ केयर, फार्मा में भी आएगा। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे संदीप जी, मंदी का डर किसे था? मनी 9 के देखने वाले दर्शकों को तो बिल्कुल नहीं था। अब मैं किसी और चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डर डर चिल्ला रहे थे आज उनकी बोलती बंद हो गई है, मार्केट में वापस रिवर्सल दिखा है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ आपके माध्यम से भी, फिर से शायद कॉन्टेस्ट से थोड़ा हटकर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने अगर अच्छे शेयर खरीदे हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मंदी आएगी, बिल्कुल आएगी, स्टॉक में गिरावट आएगी, नए लोग खरीदेंगे, आप थोड़ा सा घटेंगे, लेकिन उन अच्छे स्टॉक्स का फायदा यही होता है कि वो एक दिन, जिस दिन रिवर्ट करते हैं उस दिन आपको मिलते नहीं, आप सोचते रह जाएंगे। तो अब मेटल की आपने बात करी, देखिए हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, सेल सेल अभी 136 रुपए में मिल रहा था। जब मैं किसी को कह रहा था बाय कर लो तो कहता था अरे रवि सर आप तो स्टॉक दे रहे हो वो गिर रहा है। आज 142 रुपए हो गया, आप कहूंगा खरीद लो तो कहोगे अच्छा है। सर 6 रुपए निकल गए, 5% स्टॉक 6% चल गया। तो तैयारी तब करनी है खरीदने की जब सही समय है। जब सब खरीद रहे हैं तब नहीं खरीदना, तब तो प्रॉफिट बुक करेंगे। उससे पहले तैयारी कर लीजिए कहां मुड़ने वाला है। मुझे लगता है मेटल काउंटर में अभी अग्रेशन बढ़ेगा। ओके, ठीक है, तो मेटल में एग्रेशन यहाँ से बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक सर हेल्थ केयर, फार्मा पे भी अपना व्यू दे दीजिए। देखिए, हेल्थ केयर के तो स्टॉक्स इस तरीके से हो चुके हैं कि थोड़ी मेरी पहुंच के बाहर है। मैं सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इन पे सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख रहा हूं। हाँ, प्रॉफिट बुक करने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा मंदी की तरफ है तो फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन मैं फ्रेश बाय अभी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख रहा हूं।
चलिए वेट एंड वॉच कीजिए जहाँ तक फार्मा स्टॉक्स की बात है। हालांकि जो नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा अगर आप ब्रेड्स की बात करें तो निफ्टी में कल हमने देखा, माफ़ कीजिए, एनएसई में 2065 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए और केवल 442 शेयर ऐसे थे जो कि गिरकर बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स 1350 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखें करीब करीब 1250 अंक चढ़कर बंद होता हुआ दिखा है। सर आपकी छोटे मझोले स्टॉक्स में बहुत महारत है, आप क्योंकि रिटेल फ्रेंडली हैं और रिटेल के स्टाइल में बात करते हैं, रिटेल का आपका जो लहजा है वो रिटेल निवेशक जो हैं वो पसंद करते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा करके रिटेल ही हैं, छोटे निवेशक ही हैं। तो छोटे मझोले शेयरों में अभी कहाँ निवेश करने के मौके बचे हैं सर? संदीप जी, फिर से सवाल आपका ना, मैं यही कहूंगा कि ये बताइए कहाँ मौके नहीं है। मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा तो पूरा का पूरा आपका 1 घंटे का प्रोग्राम निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेता हूं। दो एक दिन से अभी आपने देखा होगा, आईआरबी इंफ्रा में एक गिरावट आई थी, जीएमआर इंफ्रा में गिरावट आई थी। आज सब 3-3, 4-4% चढ़ गए, आप देखते रह गए। मिला या नहीं मिला ये तो आप आपके पोर्टफोलियो में पता चल रहा होगा। दूसरी तरफ देखिए, मेरे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो पहले स्टार्ट होते हैं 50 रुपए से, पहुंच जाते हैं सिर्फ 100, 125 और 200 रुपए तक। थोड़ा अच्छा पोर्टफोलियो होता है तो 500 रुपए तक। कहां पर है? पीएसबी मैंने पहले भी रिकमेंड किया, आईआरडी बैंक मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, आईआरएफसी मैंने 175 पे कहना शुरू कर दिया, प्लीज अब लेना शुरू कर दो, हम 200 तक की तैयारी कर लेंगे। आईआरबी इंफ्रा 60 से बोल रहा हूँ, 58 तक आप ले सकते हो, 62 हो गया लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, 67 तक जाएगा, वहां ले सकते हैं। अब ओवरऑल अगर देखते तो ज्यादातर जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं उनमें ही ट्रैक्शन ज्यादा तेजी से लौटेगा, लेकिन फंडामेंटल नंबर्स इनके अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनको अभी बनाकर रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। कुछ ऐड करना है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले से शुरू किया था। पहला फिर से बता देता हूं कि आईआरबी को ऐड कर लीजिए, जीएमआर को ऐड कर लीजिए, आईआरएफसी को 175 पे ऐड कर लीजिएगा, 150, 82-83 हो गया, थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद 178 मिले तो ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एक स्टॉक रेलवे का और है जो कि चमक बढ़ा रहा है, वो है इरिकॉन। याद आया, देखा नाम याद आया तो मेरे हिसाब से उसकी चाल भी याद आ जाएगी। 300 के लक्ष्य है, 275 के पास पहुंच चुका है। कब 300 होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पोर्टफोलियो में हो। ओके, तो आईआरएफसी, आईआरबी इंफ्रा, जेएनके बैंक तो अभी बात हुई है, इरकॉन और उसके साथ साथ जीएमआर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं तो आप इनमें एंटर कर सकते हैं। बहुत सारे ढेरों मौके हैं, कुछ स्टॉक्स हैं चुनिंदा जो कि रवि सर ने हमें बताए हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। शेयर का हमारे शो का जो दूसरा पड़ाव है उसकी ओर चलते हैं और आज की तैयारी शुरू करते हैं। और आज की तैयारी में सबसे पहले सर, जब तेज़ी की बात चली है, हाई बीटा शेयरों की बात अगर हम देखें, जिनमें सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है या फिर बाजार जब तेज़ होता है तो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं, वो है अदानी ग्रुप के शेयर्स। कल के सेशन में तमाम 10 स्टॉक्स जो हैं अदानी ग्रुप के, वो हरे निशान के साथ ही बंद होते हुए दिखे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अदानी विल्मर 6% के आसपास ऊपर था। अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स तो इंडेक्स का पार्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे गेंस थे। सारे स्टॉक्स 10 के 10 हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। आपको कौन से स्टॉक पसंद है सर? देखिए, सबसे एक स्टॉक जो मनी 9 के दर्शक है उनके लिए, AWL, मैंने पहले भी रिकमेंड किया था। अभी 325 रुपए से 387 आ गया है, छलावे में मत जाइएगा, 400 रुपए आएगा। जिन लोगों के फंसी पोजीशंस थी निकल जाइएगा, जिन लोगों ने नीचे खरीदा था प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो पहला अदानी के शेयर पे अपडेट AWL पे। दूसरी तरफ अब आते हैं, अब देखिए, अदानी के पावर की बात कर ले, अदानी इंटरप्राइजेस की बात कर ले, अदानी पोर्ट की बात कर ले, डिप आता है तो मौका देता है। इन लेवल्स पे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो अदानी इंटरप्राइजेस 3300 रुपए, अदानी पावर 850 रुपए, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यहां तक जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं बनती, जो बने हुए हैं उनमें मुनाफा वसूली करेंगे, और करीब इस बार जो मुनाफा वसूली करेंगे वो 80% स्टॉक अदानी ग्रुप के प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, लेवल्स भी आपको बताया गया। अदानी विल्मर 400 के आसपास आता है तो आपको बुक करना है। अदानी एंटरप्राइजेस में 3300 और अदानी पावर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं तो 850 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए नजर आ सकते हैं। सवाल मैंने इसलिए पूछा था सर क्योंकि हाई बीटा नेचर है और बाजार अगर तेज़ होना है, यहाँ से रिकवरी आनी है, तो ये स्टॉक्स ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ भी सकते हैं। एक तबका जो कि सर ज़्यादातर लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं और वो ये है कि हमारा रुपया कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार पिछले 2-3 दिन से नए रिकॉर्ड लेवल्स पर, रिकॉर्ड लो लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि डॉलर के सामने रुपये में जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिख रही है। तो ये जो रुपये में कमज़ोरी हो रही है, इससे आईटी हुआ, जो चावल वाले शेयर हुए, या बाकी जो एक्सपोर्ट वाली कंपनीज हैं, क्या उनमें खरीदारी करने के कोई मौके नज़र आ रहे हैं सर?
देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि रुपया ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट भी धीरे धीरे असर आएगा। और इस समय अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रुपए की जो इम्पैक्टेड स्टॉक्स है उनमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपने आईटी काउंटर की बात की। मैंने सिर्फ आईटी काउंटर को एग्जिट होने के लिए यूज किया है, ना कि उन पे कोई खरीदारी। आपने अभी विप्रो टीसीएस का चार्ट लगाया है, देखिए विप्रो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला स्टॉक्स बन गया है, क्योंकि बार बार वो 500 520 पहुंचता है, फिर वापस से 400 पे पटक देता है। लोग बेचारे जैसे ही कहते हैं कि फंडामेंटल अब बाय बन रहा है, वैसे ही गिर जाता है। तो मैं इस तरीके की वॉलेटिलिटी पे ट्रेड नहीं करता हूं। वैसे भी मार्केट जिस कंडीशन पे है, इस कंडीशन पे हाई बीटा स्टॉक्स में थोड़ा डिप ज्यादा बड़े दिख सकते हैं। अभी मंदी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा बहुत डर यहाँ पर है, लेकिन अच्छे स्टॉक में डर नहीं है। इस तरीके के कमजोर स्टॉक में कब पत्ता डोल जाएगा, नाव डूब जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा दूरी बनाकर रखें। और दूसरी तरफ है, आपने जो बात कही मैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। किन से दूरी बनानी है? सबसे पहले मैंने पहले भी रिकमेंड किया, आईआरएफसी से, आईआरसीटीसी से दूरी बना लीजिएगा। दूसरा मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया था एलआईसी से दूरी बना लीजिएगा। तीसरा अगर देखता हूं तो यूबीएल से दूरी बना लीजिए। चौथा बताता हूं तो टेक महिंद्रा से दूरी बना लीजिए। तो सर आपके इस पूरे शो को मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया, इसलिए कि क्या खरीदे वो तो बता चुका था, क्या बेचें और क्या ना बेचें और किनसे दूर रहें वो भी बता दिया है। मुझे लगता है इन पे फोकस करें, जिससे कि आज आपका ट्रेडिंग दिन शुभ हो। तो आईआरसीटीसी, विप्रो और एलआईसी, यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रिवरीज और टेक महिंद्रा, इनसे आप दूर रहिए। तो क्या खरीदना है, क्या बेचना है, पूरा पैकेज आपको मिल रहा है, क्योंकि रवि सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने तो शो कंप्लीट कर दिया, मेरे 2-3 सवाल और हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रुपए के अलावा सर, रियल्टी पे आपसे पिछली बार भी बात हुई थी जब आप जुड़े थे, तो आपने कहा था कि ज़्यादातर पॉजिटिव डिस्काउंटेड है। कल हमारे साथ संतोष सर जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा है कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन सर जो इंडेक्सेशन को लेकर सरकार ने यू टर्न मारा है, जो फैसला बदला है अपना, और जो 20% इंडेक्सेशन के साथ पहले रूल था उसको भी विकल्प के तौर पर जो नया संशोधन आया है फाइनेंस बिल में उसमें रखा गया है, उसको अब ध्यान में रखते हुए क्या कोई रियल्टी स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो सर? देखिए बेबाक बात तो मैं आपके यहाँ पे ही कर पाता हूँ, क्योंकि कहीं और करूँ तो शायद लोग घबरा जाते हैं। और देखो सर, ये सरकार है, सरकार की चाल है, सरकार की अच्छी नीयत है कि उन्होंने ऐसा किया। नहीं करते तो स्टॉक डूब जाते। लेकिन आप और चालाक बनो, सरकार से भी आगे बढ़ो। और जो ये रियल एस्टेट में एक भ्रम फैला है, तेजी आई है, अगर आपको याद हो तो मैंने बजट से पहले ही कहा था रियल एस्टेट को निकालना शुरू कर दो। और तब से आज तक अगर देखते तो रियल एस्टेट के काउंटर में 10 से 14% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है बजट से अब तक में। और अभी भी अगर यहाँ पर देखें तो जो ये अब रैली आई है ना, जो लोग अभी सोच रहे थे कि अब अभी नहीं निकला, वो अब निकलूं कि नहीं निकलूं, तो जो ये अभी ये जो इस समय क्या कहते हैं, आपको गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट का फायदा उठाओ और अपना गिफ्ट लेकर घर चले जाओ, ज्यादा लालच मत करो। तो समझ में आ गया कि रियल्टी काउंटर से प्रॉफिट करना है बुक, कोई नए स्टॉक पे अभी निवेश नहीं करना जब तक कि फंडामेंटल समझ में ना आए। सरकार ने जो दिया है उसके कैलकुलेशन को एक बार फिर से समझेंगे, डिकोड होने दीजिए। अभी तो स्पीच चल रही है, संसद पे फाइट हो रही है, बार बार चीजें बदलेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन एक्चुअल क्या होगा वो तब धरातल पर आएगा। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन में स्टॉक बढ़ा है तो आपको बाय बाय करने का मौका, गिफ्ट लेने का मौका मिल रहा है, अगर लो और जाओ। तो रियल्टी से बनाए दूरी, इनकी तेज़ी हो चुकी है पूरी। सर मैंने थोड़ा आपकी बातचीत के दौरान ही ये राइम कर लिया है कि रियल्टी से बनाए दूरी, क्योंकि इनकी तेज़ी हो चुकी है पूरी। तो जो नहीं निकले हैं वो निकल जाएं और अपना मुनाफा लेके आप एंजॉय कीजिए। अच्छा, ऑटो शेयरों की बात करें सर, कल टीवीएस मोटर्स के नंबर्स पर रिएक्शन हमने देखा। टीवीएस मोटर के शेयर ने रिकॉर्ड हाई टच किया है। बाकी नंबर्स, मारुति के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग आए थे। थोड़ा एमएनएम ने निराश किया था, और टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं कि नंबर्स के बाद थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली। ओवरऑल अब ऑटो पैक में क्या करना है, या अभी भी ऑटो एंसिलरीज के साथ ही जाएंगे सर, जैसा आपने पिछली बार गाइड किया था? क्या बात है, इसीलिए मैं सर आपको संदीप भाई एकदम गूगल कहता हूं, क्योंकि आपसे की हुई बात अगर मैं कहीं पलट जाता तो आप शायद टोक भी देते। ये अच्छी बात है आपकी, लेकिन आपने एकदम सही बताया। मैं स्टॉक बस रिपीट कर देता हूँ: मुंजाल ऑटो, ऑटो इंडिया, जमुना ऑटो, रिको ऑटो, जिन्हें मैंने रिकमेंड किया है कि बड़े स्टॉक के रिजल्ट का इम्पैक्ट रिजल्ट वाले दिन चेंज कर लीजिए, इनमें चढ़ जाइए। रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऑटो में बेयरिश हूँ। हाँ, लेकिन महीना चल रहा है इस समय अगस्त का, सितंबर तक थोड़ा कार की सेल में भी इम्पैक्ट रहेगा रिजल्ट का की वजह से।
वो थोड़ा बहुत तेजी जो बनी है उसका फायदा उठाइए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट हो जाइए, फिर वापस शिफ्ट कर लेंगे इस पे। हमें क्या है, इस कंपनी से प्यार थोड़ी है, प्रॉफिट से प्यार है, प्रॉफिट से प्यार करिए। चलिए सर, इस बार तो मैं भी नोट नहीं कर पाया, मैं केवल 3 नाम ही लिख पाया हूँ। एक आपने मुंजाल ऑटो बोला, दूसरा ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, तीसरा जमुना ऑटो। मैं यहीं तक नोट कर पाया, आप बहुत तेज़ी से बोल जाते हैं। रिको रिको ऑटो। अच्छा, रिको ऑटो, ठीक है, मैं रिको ऑटो भी इसमें लिख लेता हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पिछली बार भी सर ने यही कहा था कि जो फ्रंटलाइन जो स्टॉक्स हैं ऑटो सेक्टर के, उनकी बजाय आप जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, जो छोटे स्टॉक्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें और वहाँ पे एक्शन देखने को मिल भी सकता है। सर उमूमन आप नतीजों के जो रिएक्शन होता है उस पर नहीं बातचीत करते हैं, आप कहते हैं कि मैं मुनाफा बुक ही करता हूँ। मेरी मजबूरी है सर पूछना, मैं विवश हूँ पूछने के लिए, और उसका कारण है वेंकीज का स्टॉक। कल इसके नतीजे आए और स्टॉक एकदम से हमने देखा 20% का जो ऊपरी सर्किट है वहाँ तक पहुँचता हुआ देखा। बहुत कम चाल चलता है ये स्टॉक, लेकिन जिस दिन चलता है उस दिन आप देखिए छप्पड़ फाड़ रिटर्न देता है। आप पूरे साल के रिटर्न कह सकते हैं कि एक ही दिन में स्टॉक ने दे दिए, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत शानदार आए थे। बीएसई में भी रिजल्ट्स का रिएक्शन था। टाटा पावर तो कह रहा है कि इनके जो जीडीआर लिस्टेड है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी ये डीलिस्ट करते हुए दिखेंगे, इसमें भी रिजल्ट्स का रिएक्शन था। बाटा और फोर्टिस और लुपिन की बात तो मैंने पहले भी करी, इनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखे थे। कोई स्टॉक सर और एक वेंकीज पे तो जरूर आपका रिएक्शन दीजिएगा। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 1850 से स्टॉक जो है वो बाइंग फ्रीज के साथ 20%, 2200 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इस तरीके के जो मूवमेंट आते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो या तो सेबी उनको प्यार करने के लिए चालू हो जाता है, और दूसरा ऐसा होता है कि जो मैनिपुलेटर ट्रेड होते हैं उनका भी इंपैक्ट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार वॉल्यूम के साथ ट्रेड निकला है, फंडामेंटल नंबर्स अच्छे आए हैं। लेकिन शायद आ, मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा लेट हो गए, और मैं ये क्षमा मांगूंगा कि इतना 20% स्टॉक बढ़ गया, पहले नहीं रिकमेंड कर पाए, शायद कम वॉल्यूम की वजह से हम लोग इसको ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जिनके पास है उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अभी भी दमखम 2350 का मोमेंटम या 2380 तक के मोमेंटम के लिए जाएगा। उन लेवल्स तक आता है तो यहां पर आप प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, और थोड़ा एक दो दिन अभी एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन भी आएगा। अगर दोबारा चढ़ना है तो संदीप जी को पकड़िए, और 2050 और 2075 के पास आता है तो इस पे सवाल भेजकर राय लीजिए कि करना है या नहीं करना। 2050 2075 पे आए तो आप इसमें खरीदिए। जिनके पास है वो राइड करें इसको, बैठे रहें और आराम से 2350 2380 तक के लेवल जब तक आएंगे तब तक आप इसमें खरीदारी करके चलें। सारे जवाब दे देते हैं सर। मैं आपसे पूछने वाला था कि जिनके पास है, क्योंकि आपने वैसे तो मना कर दिया नहीं खरीदना है, तो आपने अपने आप ही जवाब दे दिया कि जिनके पास है वो 2350 2380 तक इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। अब सर जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें आइशर मोटर्स में हमने रिएक्शन कल भी देखा, एलआईसी तो आपने पहले ही डाल दिया कि इसमें आपको दूर रहना है इस स्टॉक से, लेकिन कुछ और भी नंबर्स हैं जिसमें ऑयल इंडिया है सर। 2-3 दिन से काफ़ी ज़बरदस्त मूव इसमें देखने को मिल रहा है। शायद इसके नंबर्स आने वाले हैं, और ओएनजीसी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे उस वजह से ये चल रहा है। भारत फोर्ज हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, सेल की बात आपने कर ली, एमआरएफ, बायोकॉन, टिमकेन इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। काफ़ी सारी जो बड़ी लिस्ट है उसमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमने आपके सामने रखे हैं। इनमें से कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? नतीजों पे तो आप नहीं बात करते हैं, ओवरऑल कोई आपको पसंद हो? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि संदीप जी मैं नतीजे नहीं देखूंगा, लेकिन मैं सारी कैलकुलेशन करके ना मैं समरी की बात कर लेता हूँ। शायद अगर आप डिटेल बात करेंगे तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन समरी अल्टीमेटली देखिए क्या होता है। मैं जब कोई स्टॉक के बारे में बोलता हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका टेक्निकल ये चल रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो गए। अल्टीमेटली मेरे मन में अंदर से सवाल आता रहता है, भाई करूं क्या, बाय करूं, सेल करूं, होल्ड करूं, एग्जिट करूं। तो मैं उसको उसकी समरी बनाने की कोशिश करता हूं। अब आते हैं आपकी जो लिस्ट है, बढ़िया कंपनी की इस बार लिस्ट आई है। एलआईसी में आपको करना है प्रॉफिट बुक, इसलिए उससे दूरी बनानी। आरवीएनएल मौका दे रहा है, एक पुल बैक अच्छा बनेगा। ऑयल इंडिया तेजी से रिवर्ट किया है, 680 तक के लक्ष्य दिखाएगा। भारत फोर्ज के रिजल्ट वैसे भी एक्सपेक्टेड है, बने रहिएगा, काटिएगा नहीं सौदे को। कोचिन शिपयार्ड में जो करेक्शन है वो बदल जाएगा, टर्न अराउंड स्टोरी होगी। कल का मौका मॉर्निंग में मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए था। सेल ऑलरेडी आपने 146-42 रुपए देख लिया है। एमआरएफ थोड़ा डाउन सा दिखा रहा है, लेकिन वो रूपी का इंपैक्ट यहां पर है। बायोकॉन से भी दूरी बना लीजिएगा। पेज इंडस्ट्री को अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में है, और टिमकन यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस के साथ यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि रेलवे का कंटेनर क्रॉप है तो मुझे लगता है कि आपको अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस स्टॉक में, इन स्टॉक्स में इतना कुछ खास है नहीं। जो मेन फोकस है वो एलआईसी है कि उसके अपवर्ड मोमेंटम का फायदा उठाकर यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। बाकी ज्यादातर स्टॉक्स बायोकॉन और एलआईसी दो स्टॉक्स है। बाकी स्टॉक से
एक बार को होल्ड करने की राय है। और ये नेट समरी बनती है जो कि पूरे रिजल्ट को आइडेंटिफाई करती है। अगर कोई पर्टिकुलर है तो वो भी देखा जा सकता है। चलिए, तो पूरा जो आज का जो रिजल्ट सीजन, आज जो रिजल्ट कैलेंडर है उसको रवि जी ने आपके लिए कवर कर दिया है। एलआईसी बायकॉन से आपको दूरी बनानी है, यहाँ से आप निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी स्टॉक्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑयल इंडिया का टारगेट भी आ गया 680 रुपये का। और कॉनकॉर, पेज इंडस्ट्रीज़ को भी अवॉइड करने की राय दे रहे हैं और उसके साथ साथ कॉनकॉर को आप कंटिन्यू करें। कोचिन शिपयार्ड में भी यही राय निकल के सामने आ रही है और भारत फोर्ज में भी आप बने रहिए, यहाँ पे मुनाफा आपका बढ़ सकता है अगर आपने पहले ही ले रखा है। सर, जेएनके बैंक आपने बात करी, नया एडिशन आता हुआ दिखा है आपकी पिक्स में, और कौन से नगीने हैं जो कि आज आप चुनकर लाए हैं, क्योंकि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके पिक्स का। देखिए, फिलहाल तो मैंने दो स्टॉक्स के नाम लिए। पहला जो लिया था वो था जेएनके बैंक, और दूसरा जो लिया था वो एरिकॉन लिया था। तो मुझे लगता है फिलहाल इनको फोकस करना चाहिए। लेकिन आपकी रिजल्ट की बास्केट देखकर मुझे याद आया कि आरवीएनएल को बिल्कुल मिस मत करिएगा, बने रहिएगा। आरवीएनएल के रिजल्ट काफी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और इसमें मोमेंटम बनेगा। लेकिन फ्रेश बाय शायद नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन जो दो स्टॉक्स हैं एरिकॉन और जेएनके, उनको फ्रेश बाय करें। ठीक है, तो जेएनके बैंक में तो आपने बता दिया सर 180 रुपये के टारगेट है। अब इसमें एयरकॉन के टारगेट क्या आ रहे हैं चाहिए सर? 300 रुपए इमीडिएट टारगेट और 330 रुपए थोड़ा सा 4 से 6 वीक का टारगेट है। 4 से 6 हफ्ते में 300-330 तक के जो टारगेट्स हैं वो एयरकॉन में आ जाएंगे। और जेएनके तो हाल फिलहाल ही सर की लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखा है, जहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। और तीसरा नाम है आरवीएनएल का, इसको अभी नहीं लेना है, थोड़ा सा डिप्स पे लें, नीचे मिलता है तो आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत समय हो गया सर, अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप जुड़े, आप देश की आर्थिक राजधानी में भी हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। कोई डिस्क्लोजर जाने से पहले? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी ये क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है और आज का सिर्फ एक ही लक्ष्य रखिए, मनी नाइन को देखना है और पैसे कमाने हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे दर्शकों का दिन भी आज के लिए शुभ होगा, प्रॉफिटेबल होगा और एक्सपायरी के दिन उनके भी जो लॉसेस हैं उसकी एक्सपायरी होती हुई दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश यू अ वेरी गुड डे सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे। नतीजों पर तो उनका फोकस रहता ही है, साथ ही साथ जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं जहां पे हो सकता है कि बाजार में अब ज़्यादा फोकस बनता हो दिखे, वहां पर भी उनकी पैनी नज़र रहती है। तो सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिए, सोमवार से शुक्रवार को सिर्फ मनी 9 पर। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।